गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो हमने देखा उसमें कुछ बातें निकल के आई थी, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे वो एडम स्मिथ थे। इसके अलावा ये भी हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में माना जाता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो थी इसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो का एक और अन्य नाम भी था सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो को कह रहे थे हम वृहत अर्थशास्त्र। अच्छा, इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ ली थी कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है इसमें सूक्ष्म चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक बाजार, एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक परिवार, इसकी जो आर्थिक गतिविधियां इनका अध्ययन जो किया जाएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाएगा। जबकि अगर पूरे देश की जीडीपी की बात करनी हो, बेरोजगारी की समस्या की बात करनी हो, गरीबी की बात करनी हो, तो ये सारे जो मुद्दे होंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित होंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझना है, जिसमें कि सबसे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाओं के विषय में बात कर रहा हूँ। तो अभी जो मैं अवधारणाएं बता रहा हूँ, जो घटक बता रहा हूँ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित अवधारणा है या घटक, ये लिख सकते हो आपके कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम तीन मुख्य सिद्धांतों को लेते हैं। इनमें जो पहला सिद्धांत आता है इसे कहा जाता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि कोई उत्पादक जो है उसने यह निर्णय कैसे लिया कि उसे किस चीज का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, जिससे कि उसका अधिकतम लाभ हो सके। तो इसे कहते हैं हम क्या? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक ने यह निर्णय कैसे लिया कि उसे किस चीज का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, जिससे कि उसे अधिकतम लाभ हो सके। ये हो गया उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि किसी उपभोक्ता ने, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता ने अपनी आय को जो खर्च करेगा और विभिन्न मदों में आवंटित करेगा, तो उसने अपनी आय को विभिन्न मदों में आवंटित किस प्रकार से किया जिससे कि उसका अधिकतम लाभ हो सके। तो यहाँ पे उपभोक्ता की बात की जाती है कि उपभोक्ता ने आय को विभिन्न मदों में आवंटित किस प्रकार से किया है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसे कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। और तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, तीसरा सिद्धांत, इसे बोलते हैं कीमत व्यवहार सिद्धांत। कीमत व्यवहार सिद्धांत। कीमत व्यवहार सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत ये हम अध्ययन करते हैं कि किसी वस्तु का बाजार में कीमत किस प्रकार से तय की गई। कोई भी वस्तु है, उसकी बाजार में कोई कीमत होगी, तो किस तरीके से, यानी कि कौन सा मेथड अपनाया गया कि उस वस्तु की कीमत को कैसे निर्धारित बाजार में किया गया, इसे कीमत व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। तो ये तीनों अवधारणाएं आपको याद रखनी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। वैसे भी मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो सूक्ष्म स्तर पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो इसमें एक उत्पादक, उपभोक्ता और कीमत की बात हो रही है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के निम्न घटकों में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो ये तीन ऑप्शन में अगर हूं तो याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इन तीनों सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, इसका आंसर जो होगा ये होगा कीमत व्यवहार सिद्धांत। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि किसी वस्तु की बाजार में कीमत किस प्रकार से निर्धारित की गई, उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर बोले तो इसका आंसर होगा कीमत व्यवहार सिद्धांत। तो ये तो जुड़ी हुई बातें हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स के इन तीन कॉन्सेप्ट से। आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, यानी इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था की मैंने परिभाषा आपको पहले बताई थी इकोनॉमी की कि अर्थशास्त्र जो है वो एक सैद्धांतिक रूप है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि विभिन्न सिद्धांतों की बात करते हैं, जबकि इनका व्यवहारिक रूप जो है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिखता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे हमने जो बात करनी है आज, वो हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के विषय में पहले बात करनी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के विषय में बात करनी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, इनके विषय में आज हम बात करेंगे। क्षेत्र के विषय में यानी सेक्टर्स के विषय में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के जो है मुख्य क्षेत्र जो होते हैं वो तीन होते हैं।
आज जो है थोड़ी विस्तृत अवधारणा हो चुकी है वर्तमान में, तो 5 सेक्टर्स को भी हम लेते हैं, लेकिन जनरली जो मेनली माना जाता है इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर्स की बात हम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हिंदी में इसे कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चतुर्थक और पंचम क्षेत्र क्या है उनके विषय में भी मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं। अब इन 3 क्षेत्रों के 3 सेक्टर की बात अगर की जाए तो इनमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर क्या चीज है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कई बार ये पहचानने के लिए आ जाता है कि विभिन्न क्रियाकलापों को दिया होता है और हमें ये छांटना होता है उसमें कि ये इकोनॉमिक्स के किस सेक्टर से संबंधित है। तो इसके लिए जरूरी है हम कि उस अवधारणा को समझ लें, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम याद नहीं कर सकते। तो अवधारणा अगर समझी हुई है तो हम आसानी से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जिसमें कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनको हम प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, उत्पाद के रूप में। प्राकृतिक संसाधनों को ही उत्पाद मान लिया जा रहा है, प्रोडक्ट मान लिया जा रहा है। प्रकृति का दोहन होता है इसमें, और जो प्रकृति से प्राप्त वाली चीजें उनको ही फाइनल उत्पाद मान लिया जा रहा है। जैसे कि कृषि, कृषि में हम क्या कर रहे हैं कि मृदा है, मृदा की उपजाऊ क्षमता है, उसका हम दोहन कर रहे हैं और उससे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है, उत्पाद हो जा रहा है। ऐसे ही अगर दूसरी चीज हम देखें तो वानिकी से जुड़े हुए, वानिकी यानी वन से जुड़े हुए जो चीजें होती है, यानी कि अगर वन से हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, और उस लकड़ी को ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं व्यवसाय में जो कि लकड़ी को काटने का काम करते हैं। तो लकड़ी काटने वाले जो हैं उनका उत्पाद क्या है, लकड़ी है जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है दोहन से। तो ऐसे लकड़ी काटने वाले जो हो गए वो किस सेक्टर से जुड़े हुए गए, प्राइमरी। जो कृषि कर रहे हैं वो भी क्या हो गए, प्राइमरी। ऐसे हम बात करें खनन का, खनन यानी कि माइनिंग, कि हम क्या कर रहे हैं कि खनन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कोयला हम निकाल रहे हैं, तो कोयला निकालने में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जिनका काम क्या है कि वो कोयले को खोद के निकाल रहे हैं और वही वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे कामों में जो लगे हुए हैं वो भी आ गए प्राइमरी सेक्टर में। इसके अलावा पशुपालन भी इसके अंतर्गत आएगा। पशुपालन इस प्रकार से कि जो पशुपालन होंगे तो पशुपालन में जो पशु होंगे वो चारागाह का प्रयोग करेंगे, और चारागाह के रूप में जो होगा वो प्राकृतिक वनस्पति का प्रयोग किया जाएगा। इसे पशुपालन को भी हम लेंगे किसके अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत वो चीजें आएंगी जिसमें डायरेक्टली प्रकृति का दोहन किया जाता है और प्रकृति से प्राप्त चीजों को ही प्रोडक्ट मान लिया जाता है, उत्पाद मान लिया जाता है। क्या क्या इसमें आएगा, कृषि, दूसरा आ जाएगा इसमें वानिकी से जुड़ा हुआ, तीसरा इसमें जो आएगा वो आएगा खनन से जुड़ा हुआ, पशुपालन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। मत्स्य पालन भी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि मत्स्य पालन जो है वो भी एक प्रकार से प्रकृति का दोहन है, प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो मेन आपको लिखने हैं इनमें एग्जाम्पल में, एक तो लिखना है कृषि, दूसरा हमें लिखना है खनन एवं उत्खनन, थोड़ा सा अंतर होता है खनन और उत्खनन में। तीसरा जो हो गया वो हमें लिखना है पशुपालन। चौथा हम इसके अंतर्गत जो लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं मत्स्य पालन। तो ये सारी चीजें जो आएंगी वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगी। अब जो ये प्राइमरी सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर में जो सबसे मेन चीज है आपने भी देखी होगी कि इनमें से जो सबसे ज्यादा काम होते हैं वो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों से, यानी कि ये और बाकी चीजें भी होती है लेकिन सबसे मेन इनमें जो है वो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र है। इसलिए प्राइमरी सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो सारी चीजें आएंगी जिनमें कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और उससे प्राप्त जो है चीजें उनको उत्पाद के रूप में लिया जा रहा है। अब एक और चीज आपको इसमें ध्यान देनी है कि जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे कि मानाबाद माइनिंग से कोई जुड़ा हुआ है, खनन उत्खनन इत्यादि में जो है वो कुछ मजदूर लगे हुए हैं, तो ये वाले जो काम होते हैं इनमें हमेशा जान का जोखिम होता है, आय कम होती है, जान का जोखिम अधिक होता है। इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र में जोखिमपूर्ण कार्यों में जो लोग लगे हैं, इनके इस कार्य को
रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर इसलिए क्योंकि रेड का मतलब यहाँ पे लगाया गया है संकट से। संकट से यानी कि ये जोखिमपूर्ण कार्यों में जो प्राइमरी सेक्टर में लगे होंगे, माइनिंग वगैरह में, तो इन सब की जॉब्स को एक तरह से कहा जाएगा क्या, रेड कॉलर जॉब्स कहा जाएगा। ये तो हुआ प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं हम कि द्वितीय क्षेत्र क्या है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है अर्थव्यवस्था में? द्वितीय क्षेत्र में कौन सी चीजें आती हैं? द्वितीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में उन चीजों को लिया जाता है जो क्या करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है उसे कच्चा माल की तरह प्रयोग करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जो अंतिम उत्पाद था, द्वितीय क्षेत्र वाले उसे क्या कर रहे हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि अगर प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी था जिसमें लकड़ी संबंधी कार्य हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है जो कि लकड़ी से क्या कर रही है, फर्नीचर बनाने का काम कर रही है, लकड़ी का अन्य सामान बनाने का काम कर रही है। या फिर प्राइमरी सेक्टर में उत्खनन था और खनन था जिसमें कि क्या हो रहा है कि लोहा निकालने का काम हो रहा है या कोयला निकालने का काम हो रहा है, और यहां उस कोयला और लोहे को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनमें उन लोहे से कई मोटर, वाहन और इत्यादि जो लोहे का सामान है वो बनाया जा रहा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि जो ये द्वितीय क्षेत्र है इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र को इसलिए विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो विनिर्माण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। तो ये सेकेंडरी क्षेत्र हो गया जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इतनी जानकारी तो इसके विषय में हो गई। अब द्वितीय क्षेत्र जो है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीजों को हम लेंगे, इसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा विनिर्माण क्षेत्र का वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा इसमें जो चीजें आएंगी वो आएगा जैसे कि एक तो विनिर्माण क्षेत्र हो गया, निर्माण का जो भी चीजें आएंगी वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। और साथ ही साथ इसमें जो आता है कि जैसे कि गैस, जल आपूर्ति इत्यादि जो चीजें इनसे जुड़ी हुई, क्योंकि अब जब खनन उत्खनन हुआ होगा तो उसके बाद जो होती कई गैस एजेंसियां बनी होंगी, कई प्लांट गैस के लगे होंगे, तो ये प्लांटेशन जो आएगा गैस का, इस टाइप की जो यूनिटें आएंगी ये द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। तो ये तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित बात हो गई। इसका अन्य नाम जो है वो हो गया है क्या, विनिर्माण क्षेत्र भी इसे कहते हैं। और परिभाषा इसकी हो गई कि द्वितीय क्षेत्र जो है, द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें कि क्या किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और इसका अन्य नाम जो है विनिर्माण क्षेत्र भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र की, यानी कि टर्सरी सेक्टर की। अब जो ये अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है ये क्या होता है? तृतीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का जो कि द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि इसमें जो होता है सेवाएं प्रदान करने का काम होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक और प्राथमिक। जैसे बैंकिंग इसके अंतर्गत आ जाएगा, बैंकिंग और वित्तीय जो सेवाएं हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें जो आएंगी ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी होंगे ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो चिकित्सा सेवाओं से जो जुड़े हुए लोग हैं ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट के बिजनेस में लगे हुए जो लोग हैं वो भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और इसके अन्य भी कुछ सेवाएं हो सकती है जो तृतीय क्षेत्र में आएंगी। तो तृतीय क्षेत्र को एक अन्य नाम इस वजह से दिया गया है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या क्या आएगा ये आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है। इसमें एक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, होटल, रेस्तरां, ये सारी चीजें जो आएंगी वो तृतीय क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ बातें जो आपने लिखनी है, परिवहन सेवाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी, रियल एस्टेट का बिजनेस इसके अंतर्गत आएगा, बीमा वगैरह सब इसके अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा चिकित्सा, लोक प्रशासन से जुड़ी हुई चीजें और कुछ अन्य सेवाएं जो है वो आएंगी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये तो हो गए तीन प्रमुख क्षेत्र हो गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इनसे भी कुछ उन्नत क्षेत्र हैं। प्रमुख रूप से तो तीन ही क्षेत्र माने जाते हैं। इनसे उन्नत जो क्षेत्र है उन्हें चतुर्थ और पंचम नाम दिया गया। चतुर्थ में जैसे कि कुछ जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनको चतुर्थ क्षेत्र में डाला गया है। और पंचम क्षेत्र जो है उसमें उच्च प्रबंधकों को शामिल किया गया है।
लेकिन उनके ज्यादा महत्व नहीं है। मुख्य रूप से तीन ही क्षेत्र, तीन सेक्टर इकोनॉमी के माने जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, अगर इनके योगदान की बात करें जीडीपी में, भारत की हम बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ही हमें पढ़नी है, तो यहाँ पे अगर हम जीडीपी में बात करें, यानी सकल घरेलू उत्पाद में इनका क्या योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद हम अलग से पढ़ेंगे, किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो देश की सीमा के भीतर जो कुल उत्पादन होता है वार्षिक, उसे सकल घरेलू उत्पादन के अंतर्गत लिया जाता है। जनरली आप ये समझ सकते हो। तो उनमें इन सेक्टर्स का योगदान क्या है, तो इसमें दो क्वेश्चन आपको याद रखने। इनका जो प्रतिशत होगा वो चेंज होता रहेगा, जैसे कि अब वार्षिक हिसाब से हो सकता है कि इनके प्रतिशत जो है हर वर्ष में थोड़ा बहुत उनमें पॉइंट में बदलाव आ जाए, लेकिन दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने जो लगभग एक जैसा ही, जिनका आंसर हमेशा रहेगा। जीडीपी में भारत में इन क्षेत्रों के योगदान में एक तो बात आती है 1947 की, यानी भारत की स्वतंत्रता के समय। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा था, एक क्वेश्चन ये बनता है। इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, अधिकतर लोग जो थे या तो कृषि कार्यों में संलग्न थे या फिर जो थे पशुपालन में, खनन इत्यादि में थे, और भारत में बहुत ज्यादा उद्योग धंधे लगे नहीं थे, और सेवा क्षेत्र जो था वो काफी कम था। तो उस समय पे ये था 1947 में सर्वाधिक योगदान जो दे रहा था वो प्राइमरी सेक्टर दे रहा था। तो यह है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला सेक्टर कौन सा था, इसका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। वर्तमान में अगर बात की जाए वर्तमान की, कि वर्तमान में जीडीपी में इन तीनों में से किस सेक्टर का योगदान भारत में सर्वाधिक है, तो भारत में जो सर्वाधिक है वो है तृतीय क्षेत्र। तो वर्तमान में जो सेवा क्षेत्र है इसका सर्वाधिक योगदान जो है वो जीडीपी में है, और वर्तमान में सबसे कम जो जीडीपी में योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, 13.5% के आसपास जो है इसके। अब यहां से जो हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, दो क्वेश्चन तो मैंने ये बता दिया कि वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, और 1947 में जो था उस समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा था। जब जीडीपी में इनके योगदान को अगर हम देखें तो इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के विषय में भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि अगर किसी देश की जीडीपी में लगातार ये देखने को मिल रहा हो कुछ वर्षों में कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसका अर्थ ये होगा कि वहां की सरकारें जो होंगी वो विनिर्माण क्षेत्र में जो है ज्यादा जो है इन्वेस्ट कर रही है और उस क्षेत्र को बढ़ाना चाह रही। जैसे कि अभी वर्तमान से जब हम इन्हें जोड़ेंगे, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम देखेंगे हम, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था उसका एक लक्ष्य जो दिखता है वो ये दिखता है कि सेकेंडरी जो ये सेक्टर है इसका जीडीपी में योगदान बढ़े, इसका जीडीपी में योगदान बढ़े, तो इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी चीनी अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे, चीन की अर्थव्यवस्था को, तो उसमें द्वितीय क्षेत्र पे विशेष बल दिया जा रहा है और वहां का द्वितीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में काफी ज्यादा हो रहा है। भारत भी इस ओर अभी काम कर रहा है कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल में तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक है, उसके बाद द्वितीय का और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का। तो ये तो जानकारी क्षेत्र के विषय में हो गई। इसके बाद जो हम देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण की बात करेंगे कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। चलिए अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण के विषय में। अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। जैसे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुकों में छपे होते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उसमें जनरली हम मिश्रित अर्थव्यवस्था इस टाइप के आंसर्स को टिक करते हैं। लेकिन इसमें यह जरूरी बात होती है कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं किस आधार पे, पहले हमें ये पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक अर्थव्यवस्था की एक ही विशेषता हो, अलग अलग आधार पे अर्थव्यवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं भी हो सकती हैं, पर ये भारत की अर्थव्यवस्था पे भी लागू होगी ये बात। जैसे कि अभी हम देखेंगे अलग अलग आधार पे, जैसे कि पहला आधार मैं बता रहा हूं विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, अर्थव्यवस्था के प्रकार में बता रहा हूं, और इसमें भी पहला आधार जो है ये है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहली जो होती है इसे कहते हैं कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था।
कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था क्या होती है? कृषक अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान 50% या इससे अधिक हो। दो बातें इसमें ध्यान में रखनी है। पहली बात यह कि कृषक अर्थव्यवस्था में पहली बात यह ध्यान में रखनी होती है कि कृषक अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था होगी जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान 50% या उससे अधिक होगा। और दूसरी बात, इतनी ही मात्रा यानी 50% या इससे अधिक जो है इस क्षेत्र में रोजगार में भी भागीदारी हो, तब उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि अगर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में 50% या उससे अधिक और इतने ही प्रतिशत लोग जो है वो रोजगार पा रहे हैं इस क्षेत्र में, रोजगार में संलग्न है इस क्षेत्र में, तो तब जाके इसे क्या कहेंगे? हम कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। वर्तमान में अगर हम स्थिति देखें तो भारत में जीडीपी में योगदान तो मैंने बताया कि अब लगातार घट रहा है, लेकिन आज भी अगर प्रतिशत देखा जाए लोगों का संलग्न क्षेत्र से तो ये काफी अधिक है, 50% से अधिक है। तो ये बात अभी भी हम ये लागू रख सकते हैं कि कृषक अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को अभी भी हम कृषक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि एक मानक ये अभी भी पूरा करता है कि 50% से लोग जो हैं, अधिक लोग, वो अभी भी भारत में कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था जो हो जाएगी, ये तो कृषक अर्थव्यवस्था होगी, इसका एग्जाम्पल हम इंडिया कह सकते हैं, भले ही दोनों में से एक बात भारत पे लागू होती है। दूसरी अर्थव्यवस्था हो गई औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसमें कि जीडीपी में 50% या 50% से अधिक योगदान उद्योग धंधों का हो, औद्योगिक क्षेत्र का हो, और इतनी ही मात्रा में रोजगार में लोग जो हो इस क्षेत्र से संलग्न हो, तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका फेमस एग्जांपल जो है वो चीन की अर्थव्यवस्था है। चीनी अर्थव्यवस्था को हम अभी इस आधार पे, किस आधार पे? विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे हम चीनी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। और तीसरा टाइप जो आता है वो होती है सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा अर्थव्यवस्था में वही बात आ जाएगी, यानी कि सेवा क्षेत्र जो है इसका जीडीपी में योगदान अगर 50% से अधिक और रोजगार में भी संलग्न लोगों की भागीदारी 50% से अधिक सेवा क्षेत्र में हो, तब वो अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब जो सेवा अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन और अमेरिका इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यूएसए और ब्रिटेन जो है ये सेवा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये इकोनॉमी आ जाएंगे। तो ये पहला आधार मैंने बताया, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, 3 प्रकार मैंने बताया: कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल में भारत को ले सकते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में चीन, और सेवा अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन और यूएसए जैसे देशों को शामिल किया जा सकता है। तो ये पहला आधार आया, इस आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था जो हमें ठीक करनी आई तो कृषक अर्थव्यवस्था हम इसे कह सकते हैं। अब दूसरा आधार अगर हम देखें तो दूसरा आधार अगर मैं बताऊं तो दूसरा आधार ये हो जाएगा कि शेष विश्व की ये दूसरा आधार है, शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से अंतर संबंध के आधार पर, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था की विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ किस प्रकार के रिलेशन है उसके आधार पर। इस आधार पे अगर हम देखें तो इस आधार पे जो होता है अर्थव्यवस्था 2 टाइप की होती है। एक जो होती है वो होती है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जो कि विश्व की अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ उसके व्यापारिक जो संबंध है उसके लिए वो अर्थव्यवस्थाएं खुली होती, यानी कि विश्व के अन्य देश उस देश में निवेश भी कर सकते हैं, उस देश के साथ व्यापारिक संबंध भी रख सकते हैं। अगर इस प्रकार की छूट दी गई है तो खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर किसी अर्थव्यवस्था जो है वो अपने पे इतनी निर्भर है
कि उसने अपने यहाँ विदेशी निवेश को भी बंद कर दिया और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार इत्यादि वाले संबंध भी बंद कर दिए हैं, तो बंद व्यवस्था वो हो जाएगी बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी जैसा कि हमें पता है कि वर्तमान में चाहे कितना भी समृद्ध देश हो, किसी न किसी चीज का व्यापार के लिए वो दूसरे देश पे निर्भर है। जैसे कि यूएसए जैसे देश जो हैं वो भी खाड़ी राष्ट्रों से पेट्रोलियम इत्यादि का आयात करते हैं। तो अभी वर्तमान में विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से। तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है अभी इस आधार पे, अंतर संबंध के आधार पे खुली ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत रखी जाती है, यानी खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन सबको शामिल किया जाता है। तो इस आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था भी जो हो गई ये खुली अर्थव्यवस्था हो गई, ये दूसरा विभाजन। और इस आधार पर हम भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कह रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था के ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत रख रहे हैं। अच्छा, तीसरा विभाजन अगर हम देखें तो तीसरा आधार मैं अगर बताऊं तो ये हो जाता है नियोजन के आधार पर। नियोजन के आधार पर, नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। इस आधार पे दो प्रकार की हो जाएंगी अर्थव्यवस्थाएं, एक हो जाएगी नियोजित यानी प्लान्ड, और एक हो जाएगी गैर नियोजित अनप्लान्ड। नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि जो भी योजनाओं पे व्यय किया जाता है उसमें पहले एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई हो, उद्देश्य निर्धारित कर लिए गए हो, लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हो, और उसके बाद जो है एक प्लानिंग के तहत जो है निवेश किया जाता है विभिन्न सेक्टर्स में। तो अगर इकोनॉमी में ऐसा प्लान्ड ढंग से जो है वो पैसा खर्च हो रहा है और जितना भी निवेश सरकार जो है खर्च कर रही है विभिन्न सेक्टर्स में, उसके लिए पहले से ही खाका तैयार है, एक वेल सेटल्ड प्लान है जिसमें कि लक्ष्य बता दिए गए हैं कि हमारा लक्ष्य जीडीपी को इतना बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति आय को इतना बढ़ाना है। तो इस टाइप की इकोनॉमी जो होगी वो नियोजित होगी। जैसे भारत में हमें पता है कि हम पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करते थे और पंचवर्षीय योजनाओं में एक लक्ष्य वगैरह निर्धारित करके चलते थे, तो प्लान्ड इकोनॉमी। तो भारत जो है वो इस आधार पर प्लान्ड इकोनॉमी। और अगर कोई जो है ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि कोई प्लान न करके सीधा ही जो है खर्च किया जाए, तो इसको हम कहेंगे गैर नियोजित अर्थव्यवस्था कहेंगे। विश्व की अधिकतर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो जो है प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है इस आधार पे, और इस आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है वो नियोजित अर्थव्यवस्था होगी। अगला आधार हम इसमें जो देखते हैं वो देखते हैं निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था के जो हम प्रकार देखते हैं, इसमें तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आती हैं। जो पहली आती है उसे बोलते हैं हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हम किस अर्थव्यवस्था को कहेंगे? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो होगी वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी जिसके अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है वो इतना होता हो कि वो अपने नागरिकों का जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके और किसी और अर्थव्यवस्था पे निर्भरता की उसे आवश्यकता ना हो। यानी अपने आप में वो इतनी आत्मनिर्भर हो कि वो अपने यहाँ वस्तु और सेवाओं की इतनी आपूर्ति प्रदान कर सके कि उन्हें किसी और अर्थव्यवस्था पे निर्भर न होना पड़े। ऐसी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामान्य तौर पे विश्व में अभी कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो कि हर क्षेत्र में यानी हर वस्तु के लिए और हर सेवा के लिए इतनी आत्मनिर्भर हो कि किसी और अर्थव्यवस्था पे निर्भर ही ना। तो ऐसी कोई अर्थव्यवस्था भी है नहीं जिसको हम कह सकें कि ये पूर्णता क्या है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। दूसरी जो होती है वो होती है आश्रित अर्थव्यवस्था। आश्रित अर्थव्यवस्था। आश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी वस्तु और सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरी अर्थव्यवस्था पे निर्भर हो कि अपनी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति कैसे करनी है, उसके लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पे जो निर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं आश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसमें ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि सामान्यतः पूंजी एवं संसाधनों का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने पूंजी और संसाधनों के लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को कहते हैं आश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी जो आएगी
इसको कहते हैं परस्पर निर्भर, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जो कि केवल कुछ मामलों में, कुछ क्षेत्रों में दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पे निर्भर हो और कुछ पे आत्मनिर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। यानी कि कुछ ही सेक्टर होंगे जिन पे ये दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पे क्या होंगे? निर्भर होंगे, तो ये परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था हो जाती है। इन दोनों में अब अंतर क्या होगा? आश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजी और संसाधनों का अभाव होता है, पूंजी और संसाधनों का क्या होता है? अभाव। और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था में पूंजी संसाधन होते हैं लेकिन एक कुशल तकनीकी का अभाव होता है। तो कभी कभी ये होता है कि पूंजी और संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन वो टेक्नोलॉजी, वो कुशल तकनीकी उपलब्ध नहीं है जिससे कि ऐसा इन संसाधनों का प्रयोग किया जाए जिससे कि अधिकतम लाभ हो। तो ये होती है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। भारत को अगर हम देखें तो भारत की अभी जो कंडीशन है, भारत जो है अभी कुछ मामलों में आत्मनिर्भर है, जबकि कुछ मामलों में अभी जो है भारत जो है अन्य अर्थव्यवस्थाओं निर्भर है, यानी भारत जो है वो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। तो ये इतने विभाजन हुए। एक दो प्रकार का आधार का विभाजन हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कि हम पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जिक्र करेंगे वो क्या है, और अर्थव्यवस्था के कुछ और पहलुओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे की बातें जो हम करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।